अमरनाथ जी ने अपने हाथों में पकड़े पत्र को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहा। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें अपने आप टपक कर पत्र पर फैल गई। पत्र में भेजे संदेश ने अमरनाथ को उनके भोगे हुए दिनों में बहुत पीछे तक ऐसा धकेल कर रख दिया था कि उन्हें लगा जैसे पत्र में लिखे हुए सारे के सारे अक्षर उनके जिस्म के चप्पे चप्पे से चिपक गए हों। अमरनाथ के लिए सबसे अधिक तकलीफ देह जो बात थी वह यह कि पत्र लिखने वाले ने अपने जीवन में पत्र लिखा तो था, लेकिन उसको डाक में डालने का आदेश नर्सिंग होम की निर्देशिका को अपने मरने के बाद ही दिया था। जब तक यह पत्र अमरनाथ को मिला, इसे लिखने वाली संसार को अंतिम नमस्कार करके जा चुकी थी। खुद को किसी प्रकार संभालते हुए अमरनाथ ने एक बार फिर से पत्र को पढ़ा। पत्र के शुरू में उनका नाम लिखा था MR। स्टेली अमरनाथ को अमर के स्थान पर MR नाम से ही संबोधित किया करती थी। मैं जानती हूँ कि मेरा यह अंतिम पत्र न केवल तुम्हारे लिए मेरा अंतिम नमस्कार होगा, बल्कि शायद तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे। जब चलते चलते थक गई और दूर कब्रिस्तान की तन्हाइयों में सोए लोगों की तरफ से मुझको बुलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो सोचा कि चलने से पहले तुमसे भी एक बार मिल लूं। आमने सामने न सही, पत्र के द्वारा ही सही। तुम्हारे भारत लौट जाने के बाद मैं कितनी अधिक अकेली सी हो चुकी थी, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगे। तुम क्या गए कि जैसे मेरा घर, मेरा बगीचा और घर की समस्त वस्तुएं तक वीरान हो गई। ऐसा भी नहीं था कि मैं जैसे तुम्हारे वियोग में वैराग हो गई थी अथवा तुमको प्यार करती थी। हाँ, तुम्हारी कमी अवश्य मुझको परेशान कर देती थी, वह भी शायद इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ अपने जीवन के पूरे 8 वर्ष एक ही छत के नीचे गुजारे थे। जीवन के इतने ढेर सारे दिन हम दोनों ने किस रिश्ते से एक साथ जिए थे, मैं आज तक इस रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दे सकी हूँ। अक्सर सोचा करती थी कि हमारा आपस में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था, एक ही देश में जन्म लेने का भी कोई नाता नहीं था, मन और भावनाओं से भी प्रेमी युगल की अनुभूति जैसा भी कोई रिश्ता हम नहीं बना सके थे। मैं कहाँ और तुम कहाँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के काम आए। आपस में साथ साथ बैठकर हमने अपना अपना दुख बांटा, एक दूसरे को जाना, समझा और परस्पर सहायता की। शायद इतना सब कुछ ही काफी होगा अपने परस्पर बनाए हुए उन बेनाम संबंधों के लिए, जिसके स्नेह बंधन की डोर का एक सिरा तुम थामे रहे और एक मैं पकड़े रही। दुनिया का रिवाज है कि किसी एक को एक दिन डोर का एक सिरा छोड़ना ही पड़ता है। तुम अपने तब की इस एक डोर का एक छोर पकड़े अपने वतन चले गए और मैं अपना सिरा थामे यहाँ बैठी रही। पर अब मैं इस स्नेह बंधन की डोर का एक छोर छोड़कर जा रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि इंसान के स्नेह बंधन का सच्चा नाता तो उस डोर से जुड़ता जो विश्वास, अपनत्व और निस्वार्थ इंसानियत के धागों से बुनी गई होती है। कितनी अजीब बात है कि हम दोनों का जीवन एक सा लगता है, आप बीती भी एक जैसी है। हम दोनों के अपने अपने खून के वे रिश्ते जो अपने कहलाते थे, वे भी अपने न बन सके, और जिसे हम दोनों जानते भी न थे, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उसी के साथ अपनी खोई और बिखरी हुई खुशियाँ बटोर कर हमने अपना जीवन सहज कर लिया था। पत्र पढ़ते पढ़ते अमरनाथ जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन से थके शरीर की बूढ़ी और उदास आंखों को अमरनाथ ने अपने हाथ से साफ किया और फिर सोचने लगे अपने जीवन के उस पिछले सफर के बारे में, जिसमें वह कभी हालात के मारे हुए एक दिन स्टेसी के साथ साथ कुछ कदम चले थे। अमरनाथ उस दिन कितने खुश थे जब उनका सबसे बड़ा लड़का नितेश अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। नितेश ने इंजीनियरिंग की थी, सो उसको केवल थोड़ी सी ही अतिरिक्त पढ़ाई अमेरिका में और करनी पड़ी थी, और एक दिन अमेरिका की मशहूर कोक कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वहां हमेशा रहने के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। 2 साल के बाद नितेश भारत से शादी करके अपनी पत्नी नीता को भी साथ ले गया।
नितेश के अमेरिका में व्यवस्थित होते होते उसके 2 छोटे भाई रितेश और मितेश भी वहां आ गए। उन्होंने भी भारत में आकर शादी की और फिर अमेरिका में अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अब अमरनाथ के पास केवल उनकी एक लड़की रिनी बची थी। एक दिन उसका विवाह हुआ और वह भी अपने पति के घर चली गई। इस तरह घर में बच गए अमरनाथ और उनकी पत्नी। वह किसी प्रकार जीवन की इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। यह सोच विचार में आराम और सहारे की तलाश करता अमरनाथ का बूढ़ा शरीर जब और भी अधिक थकने लगा तो उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि लड़कों को विदेश भेजकर कहीं उन्होंने कोई भूल तो नहीं कर दी। उम्र अधिक होने के कारण अब उनका बूढ़ा शरीर जवाब देने लगा था। एक दिन उनकी पत्नी रात को सोने लगी और फिर कभी नहीं जाग सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ने से वह सदा के लिए चल बसी थी। पत्नी के चले जाने के बाद अब अमरनाथ नितांत अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से असहाय भी हो चुके थे। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन अमरनाथ ने बच्चों को वापस भारत आने का आग्रह किया। तब आग्रह पर उनके लड़कों ने उन्हें जो जवाब दिया उसमें विदेशी रहन सहन और पाश्चात्य रीति रिवाजों की बू थी, जिस देश और समाज के वे अब बाशिंदे बन चुके थे उसमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। बच्चों की दलीलों को सुनकर अमरनाथ ने अपने किसी भी लड़के से दोबारा वापस भारत आने के लिए न तो कोई आग्रह किया और न ही कोई जिद। अपने बच्चों की दलीलें और बातें सुनकर अमरनाथ ने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा था। वह चुप हो गए थे और अपने तीनों लड़कों से बात तक करनी बंद कर दी थी। ऐसे में लड़कों का कोई पत्र आता तो वह उत्तर ही नहीं देते। फोन आता तो या तो उठाते ही नहीं और यदि कभी भूले भटके उठा भी लिया तो व्यस्त हूँ, बाद में फोन करूँगा कहकर वह बात ही नहीं करते थे। अंत में उनके लड़कों को जब एहसास हो गया कि पिताजी उनके रवैये से नाराज हैं तो उनकी कभी कभार आने वाली टेलीफोन की घंटी भी सुनाई देनी बंद हो गई। यह सिलसिला बंद हुआ तो अमरनाथ की जिंदगी के कटु अनुभवों के गुब्बारों में स्वार्थी संतानों की यादों और स्मृतियों की कसक अपने आप ही धूमिल पड़ने लगी। उन्होंने हालात से समझौता करके स्वयं को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। एक दिन अचानक ही उनका सबसे छोटा लड़का मितेश बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आया तो वर्षों बाद संतान का मुख देखते ही अमरनाथ का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। उन्होंने सारे गिले शिकवे भूलकर मितेश को अपने सीने से लगा लिया। फिर जब मितेश ने अपना भारत आने का सबब बताते हुए यह कहा कि वह उनको अमेरिका ले जाने के लिए भारत आया है, उन्हें बाकी जीवन के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने चाहिए, तो अमरनाथ ने अपने स्वाभिमान और जिद के सारे हथियार डाल दिए और एक दिन मितेश की सलाह पर उन्होंने अपनी कपड़े की दुकान और पुश्तैनी मकान बेच दिया। इन सब को बेचने के बाद जो पैसा मिला उसे बैंक में जमा कर दिया। इस तरह अमरनाथ एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने आ गए जिसका बखान उन्होंने अब तक किताबों और टेलीफोन में देखा और पढ़ा था। अमरनाथ को अमेरिका में अपने लड़के के घर में रहते हुए 1 वर्ष होने को आया था और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। वह व्यक्ति जिसने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद से लेकर नहीं पिया, अब वह अपनों के आदेश पर खाना बनाने और उन्हें पानी पिलाने पर विवश था। जिसने अपने घर में रहते हुए कभी अपना एक रुमाल तक नहीं धोया था, वह अमेरिका आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे घर के कपड़े धोया करते थे। इस बढ़ती उम्र में उनके पास और कोई साधन भी नहीं था। इसके अलावा मितेश के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें खाना पानी देना,
उनके स्कूल जाने के समय उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और स्कूल से वापस आने के समय उन्हें घर लाने के लिए अपना अतिरिक्त समय देना अब अमर के लिए हर एक दिन की साधारण सी बात हो चुकी थी। इस बीच जरूरत से अधिक काम करने तथा बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से अमरनाथ एक दिन बीमार हो गए। साधारण दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो मजबूर होकर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में कुछ दिनों तक रखना पड़ा। इससे एक अतिरिक्त आर्थिक भार और अपना अतिरिक्त समय भी देने की परेशानी मितेश व उसकी पत्नी के ऊपर आ गई थी, जिसे वह नहीं झेलना चाहते थे। अमरनाथ का कोई अलग से चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता के लिए जब मितेश ने अमेरिका सरकार के सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो वहां से भी यह कहकर मना कर दिया गया कि यह सुविधा अब केवल उन प्रवासियों को ही उपलब्ध है जिन्होंने अमेरिका में अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ बाकायदा लगभग 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद मितेश और उसकी पत्नी दोनों की ही सोचे हुए मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अमरनाथ को अपने पास बुलाकर रखने पर 2 प्रकार की सुविधाएं उन्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए निशुल्क बेबी सीटर का प्रबंध हो जाएगा, जिससे लगभग $400 उनके प्रति सप्ताह बच जाएंगे, और साथ ही अमरनाथ को सरकार के द्वारा मिलने वाली प्रति माह कम से कम $500 की सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलती रहेगी। वह दोनों अपने स्वार्थ के चलते ही उन्हें भारत से अमेरिका लेकर आए थे। इस बात का पिता को तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, सो एक पंथ दो काज वाली कहावत भी ठीक काम करती रहेगी। अमरनाथ के लिए मितेश जब सोशल सिक्योरिटी का लाभ न ले सका और साथ ही उनके बीमार हो जाने पर उनकी चिकित्सा का एक अतिरिक्त खर्च भी उस पर आ पड़ा, तो उसके व उसकी पत्नी के बदलते स्वभाव को अमरनाथ की बूढ़ी अनुभवी आंखों ने पहचानने में देर नहीं लगाई। वह समझ गए कि अब उनका अपने बेटे और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। इसके साथ ही अमरनाथ को यह समझते देर नहीं लगी कि मितेश का अचानक से भारत आना और उनको अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र उनका उनके प्रति प्रेम और अपनत्व का एक झूठा लगाव ही था, कि मितेश और उसकी पत्नी को केवल अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनकी ज़रूरत थी, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ हो चुका है। एक दिन अमरनाथ ने मितेश से कहा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है, बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। यह सुनते ही मितेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्ला कर बोला था, क्या समझ रखा है आपने हमें? कुबेर का खजाना तो नहीं मिल गया है कि जिसे जब चाहे जितना खर्च कर लो। पूरे $1500 से कम का हवाई जहाज का टिकट तो आएगा नहीं। कहाँ से आएगा इतना पैसा? हम अपने को बेच तो नहीं देंगे। यहाँ घर में आराम के साथ चुपचाप पड़े पड़े रोटियां तोड़ने में भी कोई तकलीफ होने लगी है क्या? तो फिर मुझे नितेश या रितेश के पास ही भेज दो, अमरनाथ जी ने कहा। कम से कम आबो हवा तो बदलेगी। अमरनाथ ने साहस करके आगे कहा तो मितेश पहले भी अधिक झुंझलाता हुआ उनसे बोला था, मैंने उन दोनों को फ़ोन किया था। उन दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उन दोनों का कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, सो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं और भुगतूं। मितेश के मुंह से यह अनहोनी बात सुनकर अमरनाथ ने अपना माथा एक बार फिर से पीट लिया। वह समझ गए कि किसी से कुछ भी कहना और सुनना बेकार ही साबित होगा। वह उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश और अपनों का साथ छोड़ा था। एक आह भरकर उन्होंने अपने को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ दिया। एक दिन बहू अमरनाथ को बड़े ही भोलेपन से अपने साथ स्टोर घुमाने यह कहकर ले गई कि उनका भी मन बहल जाएगा।
वैसे भी घर में सदा बैठे रहने से इंसान का मन खराब होने लगता है। स्टोर में खरीदारी करते समय बहू उनसे यह कहकर बाहर आ गई कि वह अपना मोबाइल फ़ोन घर पर भूल आई है और उसको मितेश को फ़ोन करके यह बताना है कि वह बच्चों को स्कूल से ले आए। इतना कहकर मितेश की पत्नी स्टोर से बाहर निकलकर जो गई तो फिर वह कभी भी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे अमरनाथ अकेले स्टोर का एकाएक कोना घूम घूम कर थक गए। फिर जब उनसे कुछ भी नहीं बन सका तो थक हार कर स्टोर के बाहरी दरवाजे के पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते भूखे प्यासे उनको शाम हो गई। अंग्रेजी आती नहीं थी कि वह अपना दुख किसी को बताते और जो एक दो भारतीय वहां दिख जाते तो वे केवल उनकी ओर मुस्कुरा कर देखते और आगे बढ़ जाते। उनकी जेब में मात्र $2 पड़े थे। सोचा कि फ़ोन कर ले, मगर उन्हें फ़ोन नंबर भी नहीं याद था। कभी भूले से भी उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी यह नौबत भी आ जाएगी। बैठे बैठे परेशानी से जब रात घिर आई और स्टोर भी बंद होने को आया तो अमरनाथ की समझ में आया कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है। सो इस प्रकार की मनोवृत्ति को अपनी संतान के रक्त में महसूस कर अमरनाथ फफक फफक कर रो पड़े। उनकी दशा और उनको रोते हुए कुछ एक लोगों ने देखा, मगर किसी ने भी उनसे रोने का कारण नहीं पूछा। ऐसे समय में स्टेसी नामक महिला स्टोर से बाहर निकली और अमरनाथ को यूं रोते आंसुएं पोंछते देखकर उनके पास आ गई। बड़ी देर तक वह एक अनजान भारतीय बूढ़े की परेशानी जानने का प्रयत्न कर रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वह अमरनाथ को संबोधित करते हुए बोली, ए मैन, वाई आर यू क्राइंग? स्ट्रेसी के यूं हमदर्दी दिखाने पर अमरनाथ पहले से और भी अधिक जोरों के साथ रोने लगी। स्ट्रेसी समझ गई कि इस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती है। अंततः वह तुरंत वापस स्टोर में गई और वहां से एक लड़की जो भारतीय दिखती थी और उसी स्टोर में क्लर्क का काम करती थी को अपने साथ बुलाकर बाहर लाई। बाद में उस लड़की के द्वारा बातचीत से स्ट्रेसी को अमरनाथ के सामने आई हुई समस्त परिस्थिति की जानकारी हो सकी। चूंकि अमरनाथ को अपने लड़कों और बहुओं के घर का न तो कोई पता मालूम था और न ही कोई फ़ोन नंबर याद था, इस कारण स्ट्रेसी ने नियमानुसार पहले तो स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया। फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद वह अमरनाथ को अपनी निगरानी में अपने घर ले आई। घर आकर सबसे पहले उसने दिन भर के भूखे प्यासे अमरनाथ को खाना खिलाया। इसके बाद उसने उनसे उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी में अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर ली। अब अमरनाथ अमेरिका स्त्री स्ट्रेसी के साथ उनके घर रहने लगे। स्ट्रेसी की भी कहानी कुछ कुछ उन्हीं के समान थी। उसके भी बच्चे और पति सब थे, मगर जैसे उनमें से किसी को भी किसी से कुछ भी सरोकार नहीं था। स्ट्रेसी का पति किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता था और उनके बच्चे भी अमेरिकी जीवन के तौर तरीकों के अनुसार रहते थे, जो अपनी माँ से भूले भटके किसी त्योहार आदि पर मिल गए तो हेलो हो गई, नहीं तो नहीं। स्ट्रेसी का घर काफ़ी बड़ा था, सो उसने एक कमरे में अमरनाथ के रहने का प्रबंध आराम से कर दिया था। अमरनाथ का मन अपने बच्चों की तरफ से न केवल उदास और दुखी हो चुका था, बल्कि एक प्रकार से पूरी तरह से टूट भी गया था। एक दिन जब अमरनाथ ने स्ट्रेसी से भारत जाने की बात कही तो उसने भी हवाई जहाज़ के टिकट का खर्चा तथा अन्य खर्चों की बात उनके सामने रख दी। अमेरिका आकर यूं भारत लौट जाना आसान नहीं होता। स्ट्रेसी खुद भी एक रिटायर महिला थी। किसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी के द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपने जीवन के दिन काट रही थी। उसने एकदम अमरनाथ का दिल भी नहीं तोड़ा। भारत वापस जाने के लिए एक सुझाव उनके सामने रखा कि वह कहीं कोई छोटा मोटा काम कर हफ्ते में 2 या 3 दिन, और वह भी 2 से 4 घंटों तक कर लिया करें।
फिर इस प्रकार जो भी पैसा उन्हें मिलेगा उसे वह अपने भारत लौटने के लिए जमा करते रहें। श्रेयसी का सुझाव अमरनाथ की समझ में आ गया और इस नई चुनौती के लिए उन्होंने सहमति दे दी। श्रेयसी की कोशिश से उनको एक स्टोर में काम भी मिल गया, जहां पसंद न आया हुआ सामान वापस करने वालों के सामान पर पहचान का एक स्टिकर लगाने जैसा हल्का सा काम करना था। इस प्रकार से अमरनाथ अपनी मेहनत से जब 4 पैसे खुद कमाने लगे तो उनके अंदर जीने और परेशानियों से लड़ने का साहस भी जाग गया। उन्होंने अपने काम के केवल उतने घंटे ही बढ़ाए जिनके अंतर्गत वह मेडिकल बीमा की सुविधा कम मासिक प्रीमियम प्राप्त कर लें। इस प्रकार से अब अमरनाथ के जीवन के दिन सहज ही व्यतीत होने लगे थे। श्रेयसी के मानवीय व्यवहार ने अमरनाथ का जैसे सारा दिल ही जीत लिया था। दोनों एक ही पथ के राही थे। मानवता को छोड़कर उनके मध्य देश, समाज, शारीरिक और धार्मिकता जैसा संबंध नहीं था। दोनों एक दूसरे के हर एक दुख सुख में साथ दिया करते थे। जहाँ भी जाते साथ ही जाते। घर में ऊब होती तो कहीं भी घूमने निकल जाते। जो कुछ भी वे करते थे उसका ज्ञान एक दूसरे को रहता था। सो उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। इसी बीच एक दिन पुलिस की सूचना उनको मिली कि पुलिस विभाग ने उनके लड़के के घर का भी पता निकाल लिया है। यदि वह चाहे तो उनको अमेरिका लाने वाले उनके लड़के के खिलाफ विरोध में वे कार्रवाई भी कर सकते हैं और यदि वह उनके घर जाना चाहे तो कभी भी जा सकते हैं। मगर पहले से ही चोट खाए हुए अमरनाथ ने यह सोचकर स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इस अनजान शहर में भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, उसके पास अब क्या जाना और उससे क्या रिश्ता रखना। अमरनाथ जी ने अब अपने बेटों से उम्मीद लगानी छोड़ दी थी। श्रेयसी के सहयोग और सहारे के बल पर आखिर अमरनाथ का सपना पूरा हो गया। भारत वापसी के लिए टिकट के पैसों के साथ उन्होंने इतना पैसा और भी जमा कर लिया कि जिसको वह भारतीय मुद्रा में जमा कराकर उसके हर माह मिलने वाले ब्याज से ही अपने जीवन के बचे दिन आराम से बसर कर सकते थे। यह और बात थी कि अमरनाथ को यह सब करने में पूरे 8 वर्ष लग गए थे। इन 8 वर्षों में इतने आश्चर्य की बात थी कि अमरनाथ के तीनों लड़कों में से किसी ने भी उनकी सुधि नहीं ली थी। न ही किसी ने यह जानने की कोशिश की थी कि उनका बाप जीवित भी है या मर गया। और फिर एक दिन अमरनाथ अपने देश भारत वापस जाने के लिए तैयार हुआ। श्रेयसी ने उनके जाने के लिए संपूर्ण तैयारी में इस कदर रुचि ली थी कि जिससे लगता था कि वह उनके ही घर और परिवार की कोई सदस्य हो। हवाई जहाज में बैठने से पहले जब अमरनाथ श्रेयसी से मिले तो वह विदा करते हुए उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दिन वह खुद स्टोर के बाहर बैठे हुए रो रहे थे। हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी अमरनाथ का संबंध श्रेयसी से टेलीफोन और पत्रों के द्वारा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मगर कुछ दिनों बाद में बढ़ती उम्र की थकान ने इस सिलसिले में भी थकावट भर दी थी। अब यदा कदा उनकी श्रेयसी से बात होती थी। पत्रों का सिलसिला भी अब केवल न के बराबर ही रह गया था। लेकिन फिर भी न तो अमरनाथ श्रेयसी को भूले थे और ना ही श्रेयसी ने उनको अपने मानस पटल से कभी ओझल होने दिया था। विदेशी भूमि की रहने वाली श्रेयसी अमरनाथ के जीवन में एक ऐसा मानवीय रिश्ता लेकर आई थी जिसने उनके जीवन में न केवल उदास तन्हाइयों को दूर किया था बल्कि अपने मानवीय प्रेम की वह छाप भी उनके जीवन में स्थापित कर दी, जिसका प्रभाव उनके जीवन की अंतिम सांसों तक सदैव बना रहा। अपने अतीत को सोचते सोचते अमरनाथ की बूढ़ी और जीवन से थकी धुंधली आंखों में जब फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने श्रेयसी के पत्र को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर तक वह इसी मुद्रा में बने रहे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने पत्र को फिर से आगे पढ़ना शुरू किया, जहाँ पर श्रेयसी ने लिखा था कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर इतना दुखी मत होना कि खुद को भी इस उम्र में न संभाल सको।
मृत्यु तो जीवन का ही एक हिस्सा है। कोई भी एक जन इसको पूरा किए बिना मानव जीवन की यात्रा का सफर पूरा नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना, खुद को संभाले रखना, अपने बच्चों की अब ज्यादा चिंता करके खुद को हर समय गलाने की कोशिश भी मत करना। सोच लेना कि जो मिल गया वह अपना था और जो खो गया वह अपना था ही नहीं। जीवन की यही अंतिम सीख देकर मैं जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि इससे तुमको काफी संतोष प्राप्त हो सकेगा। अमरनाथ ने पत्र को समाप्त किया तो वह फिर से ख्यालों में डूब गए। सोचने लगे अपने जीवन के उन जिए हिस्सों के बारे में जिसमें उनकी पत्नी, संतान, रिश्तेदारों और तमाम मित्रों के साथ साथ एक विदेशी स्त्री के रूप में स्ट्रेसी भी अपना वह रूप और व्यवहार लेकर आई थी, जो कि विदेश में रहने के दौरान उनके कठिन दिनों में उनका एक रहनुमा साबित हुई थी। कितना बड़ा अंतर था उनकी खुद की संतान और स्ट्रेसी में। अपनी औलाद जिसको उन्होंने न केवल जन्म दिया था बल्कि उनके पालन पोषण में भी कभी कोई भी कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने इस काबिल बनाया था कि वे सिर उठाकर जी सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इतना सब कुछ होने पर भी कितने आश्चर्य की बात थी कि उनकी अपनी संतान ने कैसे उनके शरीर पर यह लेबल लगा दिया कि उनका उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। और वह कौन थी कि जिसने कोई भी रिश्ता नाता न होते हुए भी यह साबित कर दिया था कि उसका उनसे कोई संबंध न होते हुए भी एक ऐसा रिश्ता है जिसका केवल एक ही नाम है, मानवता। ऐसी मानवता जिसमें केवल एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता और मानवीय प्रेम के वे अंकुर होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए केवल अपनत्व, प्रेम और सहानुभूति जैसे पदार्थों की ही आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।